हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, तो विद्युत रसायन होता क्या है कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है विद्युत रसायन, जिसमें हम लोग कह सकते हैं क्या कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर परिवर्तन रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है क्या, विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, क्या करेंगे कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरण कर दिया जाता है। जिस ब्रांच में करते हैं हम लोग रसायन विज्ञान की, उसको बोलते हैं क्या, विद्युत रसायन। क्लियर, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे इसकी डेफिनेशन देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड आप देखेंगे क्या कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की पत्ती, जो धातु की पत्ती होती पतली सी चादर जैसी, ठीक है, धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है तो धातु क्षण इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई जो धातु होगी उसको आपने एक पत्ती नुमा आकार में ले लिया। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के दो दो मुख्यतः दो प्रकार के जो आवेश होते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, उसमें जनरेट कर जाते हैं। तो जो विद्युत आवेशों के बनने की जो प्रक्रिया हो जा रही है वही कहला रहा है यहाँ पर क्या, हमारा इलेक्ट्रोड कहला रहा है। क्लियर है। इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड भी जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे आपका अगर कोई, जैसे आपने उसमें आयंस वगैरह में देखा होगा कि जो आयन होते थे वो क्या होता था कि धनायन होते थे या ऋणायन होते थे। तो धनायनों में क्या होता है, जैसे कोई तत्व जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो वो कहलाता था क्या, धनायन कहलाता था। इलेक्ट्रॉन को अगर वो ग्रहण कर रहा है तो कहलाता था क्या, ऋणायन कहलाता था। ठीक है, तो धनायन और ऋणायन बनाने की जो प्रक्रिया हो रही थी वो उसमें कहलाता था क्या, आयन वो बन जाते थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड की टर्म हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रासायनिक पदार्थ होंगे उसमें भी धनायन और ऋणायन दोनों बन रहे होंगे। ठीक है, तो उन धनायनों और ऋणायनों को बनाने की प्रक्रिया ही कहला रही है क्या, हमारा इलेक्ट्रोड का जनरेशन कहलाता है। ठीक, फिर इलेक्ट्रोड के बाद जो हम लोग देख लेते हैं उसमें आपका आता है क्या, इलेक्ट्रोड विभव कहता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है कि जब धातु की छड़ पर कोई आवेश प्रकट हो जाता है तो वह इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जो पर्टिकुलर धातु, जैसे मान लीजिए यही एक मार्कर का एग्जांपल ले, जैसे कि धातु है। ठीक है, अभी धातु की अगर कोई क्षण होती तो क्या हो जाता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप तो जो आवेश उत्पन्न हो करा जा रहा है उन आवेशों को ही पर्टिकुलर हम लोग बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रोड विभव। जैसे मान के चले इस तरफ पॉजिटिव हो गया और इस तरफ निगेटिव आवेश हो गया, तो जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आवेश हो जाए इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के सेंस में ले सकते हैं। धनात्मक होते हैं या तो ये ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा इन्हीं चीज को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर बना दें, क्या कहेंगे, अगर इलेक्ट्रोड विभव का जनरेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर किया जा रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है इसका कि इतने टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रोड हम लोग को बनाना है। ठीक है, मानक टर्म का मतलब ही क्या रहा कि जब जिस टेम्परेचर का हम लोग कैसे सेट कर, जिस मतलब चीज़ का कोई मानक तय कर दें कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता या इससे कम नहीं हो सकता, तो एक स्टैंडर्ड सेट करना कहा जाता है उसको। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगा क्या कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग किसी धातु या किसी तत्व का बना रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोड विभव को ना केवल इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। यानी जहाँ कहीं ऐसा टर्म आ रहा है मानक टर्म, तो उसमें ज़्यादातर हम लोग 25 डिग्री कर देते हैं। जैसे कि कहीं रूम का टेम्परेचर कहा जा रहा है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए अगर मानक टेम्परेचर रूम का माना जाता है तो 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, मानक टर्म के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, फिर क्या देखिए, वही चीज था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाया जाता है। फिर रिडॉक्स युग्म क्या है, तो रिडॉक्स युग्म क्या कह रहे हैं कि वह अभिक्रिया युग्म जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होती हैं, रिडॉक्स युग्म कहलाता है। ठीक, अब ये क्या है, तो आपने देखा होगा कि जो कुछ अभिक्रियाएं होती है, जैसे एक अभिक्रिया होती थी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, वो रासायनिक अभिक्रिया में एक आता था रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है उसमें भी यही चीज है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जब मिल जाते थे तो जो एक ही अगर अभिक्रिया में हो रहे थे तो उस पर्टिकुलर अभिक्रिया को बोल देते थे क्या, हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते थे। क्लियर है। अच्छा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या, तो इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो रिडक्शन दोनों, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसको बोल देते थे क्या, रेडॉक्स। अब है क्या कि को देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीकरण क्या होता था कि जब कोई अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद की तरफ हम लोग जाते थे तो अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाने पर क्या हो जाता है
कि उसमें इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही होती है। ठीक है, क्या कहेंगे, अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाने पर अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यही इसका उल्टा कर दें हम लोग कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है। ठीक है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही, तो वो कहलाता था क्या, वो कहलाएगा आपका अपचयन। ठीक है, अब ये दोनों अगर हो गए तो कहलाता था क्या, आपका रेडॉक्स। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि रेडॉक्स युग्म क्या है, कि वो अभिक्रिया युग्म होता है जिसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संभव होते हैं, उसको कह देते हैं हम लोग क्या, रेडॉक्स युग्म कह देते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। फिर कहना क्या, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है वो कहलाता है क्या, हमारा विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक, जैसे सेल आपने देख रखे होंगे, जैसे घड़ी में प्रयुक्त होने वाला सेल हो गया, वोल्ट वाले सेल हो गए जिसको बैटरी हम लोग ज़्यादातर बोल देते हैं। ठीक, वोल्टी बैटरी वगैरह, वोल्टेज सेल वगैरह होते हैं, डैनियल सेल हो जाता है आपका, ठीक, सांद्रता सेल हो जाता है, ईंधन सेल वगैरह होते हैं, शुष्क सेल वगैरह होते हैं, उत्क्रमणीय सेल होते हैं, उत्क्रमणीय सेल होते हैं, कई तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। मेन काम इनका क्या है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम ये लोग करते हैं ताकि काफ़ी लंबे समय तक इसका यूज एनर्जी कंज्यूमिंग की प्रोसेस में किया जा सके। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो हम लोग पहले आप कहीं देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल में आपका सांद्रता सेल पहला आ जाता है। ठीक, क्या है, सांद्रता सेल। सांद्रता सेल क्या होता है कि वह सेल जिसमें क्या होता हो कि जो अभिकारक मुख्यतः हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, उसमें क्या होता है कि उसकी सांद्रता पर ये डिपेंड करता है कि इसमें कितने आवेश जनरेट किए जा सकते हैं। क्या कहेंगे कि वह विद्युत रासायनिक सेल जिसमें क्या होता हो कि उस प्रयुक्त अभिकारक में प्रयुक्त अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे कि कितने आवेश हम लोग उसमें जनरेट कर सकते हैं और कितने ज़्यादा उसकी क्षमता हो सकती है ऊर्जा को प्रयुक्त करने के लिए। ठीक है, तो वो कहलाती है क्या, हमारी सांद्रता सेल कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर आता है रासायनिक सेल। रासायनिक सेल में क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक सेल होती है, वह सेल होती है जिसमें क्या होता है कि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जो अभिकारक होंगे उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर रसायन डाले जाएंगे जिसमें आयंस बनने की क्षमता क्या होती है कि अदर किसी जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे अधिक होती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, रासायनिक सेल कह देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या हो जाता था, गैल्वेनिक सेल हो जाता है कि एक ऐसी सेल होती है जो क्या करती थी, वोल्ट जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ज़्यादातर इसमें रसायन का ही यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे रसायन जो आयनिक ज़्यादा होते हैं और उनमें अच्छे से उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो आपके तत्वों या जो हेलोजेंस वगैरह हैं या उनके साथ में आयनों के एक्सचेंज करने में वो अच्छे से बन जाती है, तो उसको हम लोग यूज़ कर देते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल के रूप में। फिर आता है डैनियल सेल। डैनियल सेल में क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा पात्र होता था, उस पात्र के अंदर भी एक पात्र रख दिया जाता, तो पहले वाले पात्र के अंदर दूसरा विलेन होता है, जैसे मान के चलिए विलेन ए रखा है। ठीक है, दूसरा जो उसके अंदर पात्र होगा उसमें विलेन बी रखा होता है। ठीक, अब उसमें एक क्षण डाल देते हैं जो कि धातु की, तो उसको हम लोग या कोई एलिमेंटल की होती है तो उसको हम लोग कैथोड सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैथोड क्षण जब रख देंगे तो उसमें क्या करेगी, वो आयन जनरेट करने में हेल्प करती है। अब वो जो विलेन आपने रखा है वो हो जाता है क्या, एनोड का कार्य करता है। और इतना पता ही है कि जो सेल होगी उसमें क्या हो जाएगा कि जो कैथोड होता है और एनोड दोनों एक साथ क्या करते हैं, आकर के क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप आयंस के आवागमन में क्या हो जाता है कि हेल्प मिलती है। ठीक, तो इस तरह का जो सेल बनता है वो हमारा कहलाता है क्या, डैनियल सेल कहलाता है। फिर आता है आपका उत्क्रमणीय सेल। उत्क्रमणीय सेल को समझने से पहले उत्क्रमणीय टर्म पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो उत्क्रमणीय टर्म का मतलब होता है कि आपका जैसे कि कह सकते हैं जैसे कोई अभिकारक से उत्पाद की तरफ अगर अभिक्रिया जा रही है तो पुनः वो उत्पाद से अभिकारक की तरफ आ सकती है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, उत्क्रमणीय सेल कह देते हैं। उस सेल को बोल देते हैं उत्क्रमणीय सेल, और जो अभिक्रिया हुई है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह देते हैं। क्लियर है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम दें उत्क्रमणीय अभिक्रिया का आपको, तो ऐसा हो सकता है जैसे कि मान के चलिए, हाँ पानी, जैसे पानी को अगर आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक, तो कॉमन सी बात है जम जाएगा और क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो जो पानी जो था वो जो बर्फ बना, ठीक, तो क्या ऐसा नहीं संभव है कि बर्फ को पुनः पानी में कन्वर्ट किया सके। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो जैसे उसको गर्म आप टेम्परेचर दे देंगे बर्फ को, फिर से पानी में आ जाएगा। और अगर फिर से अगर इसको हम लोग गर्म कर दें, ठीक है, तो अगर इसी पानी को, तो ये भाप में भी कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर उस भाप को फिर से हम रख लें इकट्ठा करके, तो संघनित करवा लें, तो उससे फिर से पानी बन जाता है। यानी क्या, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का प्रोसेस हो जाता है। यानी अभिकारक से उत्पाद बना, फिर पुनः उत्पाद से अभिकारक बन गया, फिर से हम उत्पाद बना सकते हैं, है ना। इस तरह से प्रोसेस चल सकती है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्लियर है। अच्छा, इसी को अगर हम लोग ऐसे कह देते हैं क्या कि जो अनुत्क्रमणीय का एग्जाम्पल हो, तो अनुत्क्रमणीय में क्या हो जाए कि जो अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद की तरफ जा चुकी है, अब वो पुनः उत्पाद से अभिकारक की तरफ नहीं आ सकती, तो उसको बोल देते हैं क्या हम लोग,
अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप कॉमन से ले सकते, जैसे घर में मान लीजिए रोटी बनाया, ठीक है, तो रोटी आपको पता है कि आटे से रोटी बन गई, लेकिन क्या पुनः हम रोटी से आटा प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं संभव है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये आपका अनुत्क्रमणीय क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, कि जो अभिकारक उत्पाद बनाया लेकिन पुनः उत्पाद से अभिकारक हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं क्या, अनुत्क्रमणीय क्रिया। ठीक, तो यहाँ उत्क्रमणीय सेल के बारे में बात करें, यानी जो आयंस एक्सचेंज एक बार हो चुके हैं उनको पुनः हम लोग वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं, वो सॉरी, एक बार चेंज किए जा सके उसको वापस हम लोग ला सकते हैं, तो कहलाएगा उत्क्रमणीय। यही अगर हम उल्टा कर दें इसको, क्या किया, अनुत्क्रमणीय में जाना चाहें तो क्या हो जाएगा कि अभिकारक चले जाएंगे उत्पाद की तरफ, तो पुनः उत्पाद से अभिकारक की तरफ नहीं आ पाएंगे, तो हो जाएगा क्या आपका अनुत्क्रमणीय। क्लियर है? उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ा इसको हल्के से देख सकते हैं क्या, कि एक बार अगर अभिकारक से उत्पाद चले गए और उत्पाद से पुनः अभिकारक की तरफ आ गए, ठीक है, तो कहलाएगा क्या आपका उत्क्रमणीय कहलाएगा। अगर अभिकारक से उत्पाद की तरफ जा चुके और फिर अगर नहीं आ पा रहे, यानी उत्पाद से अभिकारक फिर से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर वो क्या कहलाएगी, तो कहलाएगी उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय कहलाएगा। समझ आ रहा है? उत्क्रमणीय और इसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के नाम से भी जानते हैं। रिवर्सिबल यही हो जाती है उत्क्रमणीय, और इरिवर्सिबल में चली जाएगी क्या, अनुत्क्रमणीय से चली जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कह रहा है कि अर्धशैलों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों को घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी कहलाती है क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हम किसी तत्व का जब निकाल लेते हैं, तो जब उन तत्वों को हम एक क्रम से व्यवस्थित कर दें, क्या करेंगे, मानक इलेक्ट्रोड निकालने के बाद उन तत्वों के क्रम से व्यवस्थित करें तो एक श्रेणी प्राप्त होती है हम लोगों को। उस श्रेणी को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, आपका मानक विद्युत रासायनिक श्रेणी कह देते हैं। ठीक है, अब इस श्रेणी से आपको ध्यान आ रहा होगा, सक्रियता श्रेणी होती थी। सक्रियता श्रेणी में क्या होता था कि उसमें भी हाइड्रोजन से ऊपर के तत्वों के गुण कुछ अलग होते थे और हाइड्रोजन के नीचे के तत्वों के गुण अलग होते थे। इसमें आपको पता ही होगा कि कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब उसके हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये इनका गुण अलग रहता था। ठीक, तो इस आधार पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो न्यूट्रलिज्म की काम कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ के वालों को अलग कर रहा है, नीचे वालों को अलग कर रहा है क्रिया करने की क्षमता के आधार पर। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं फिर क्या आ जाएगा। तो इसमें फिर कह रहा है कोलराउस का नियम क्या है। तो कोलराउस के नियम में क्या बता रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों व ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। क्लियर? क्या कह रहा है, फिर से एक बार देख सकते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों व ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। ठीक है, जो आयनिक चालकताएं होंगी उन्हीं का क्या कहलाएगा, योग बन जाएगी यहाँ पर चालकताएं। ठीक है, तो ये नियम किसने दिया गया था, तो इसको दिया गया था कोलराउस का नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, संचारण। संचारण में देखिए क्या कह रहा है कि नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संचारण कहलाता है। क्या कहेंगे, जो नम वायु होगी उसके संपर्क में जब भी कोई धातु आ जाएगी तो उसको हम लोग संचारण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोहा ही है, ठीक है, तो लोहे को अगर हम लोग किसी नम स्थान पर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाती है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए उसको क्या किया जाता है, उस पर कुछ लोग लेप वगैरह करते हैं। ठीक, लेकिन अभी जो संचारण में हम लोग देख रहे हैं तो संचारण क्या कह देंगे कि नम वायु के संपर्क में जब कोई धातु आती है तो धातु में क्या होता है, क्षरण शुरू हो जाए। क्षरण मतलब उसकी जो सतह होती है उसमें घटने लगती है। ठीक है, कमी आने लगती है, उसमें गुणवत्ता में भी कमी आ जाएगी, ठीक है, आकार में भी कमी आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। ठीक, अगर इसको हम प्रोटेक्ट कर लें संचारण से तो उसको हम लोग यशद लेपन कहते हैं। मतलब धातु को संचारण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, यशद लेपन कहलाती है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्या कहेंगे कि धातु को संचारण से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या, गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहलाती है। ठीक है, क्लियर? इससे इसकी गुणवत्ता भी बनाई जा सकती है। जैसे आपने प्राइमर वगैरह देखा होगा, जैसे लोहे का जैसे कोई नया सामान बनाया गया तो उस पर ज़्यादातर लोग प्राइमर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो वही प्रोसेस है क्या आपका, यशद लेपन ही हो रहा है वो। ठीक है, उसमें जिंक पड़ा होता है, जिंक को क्या करते हैं, कोटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, जिंक की कोटिंग करना ही कहला रहा है क्या हमारा, यशद लेपन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ बोला गया क्या, यशद लेपन क्या है, लोहे को क्या कहेगा, लोहे को क्या कर रहा है, जंग से लोहे को, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है।
क्लियर है? चलिए अच्छा आगे देखते हैं। फिर कह रहा है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने क्या बताया, कहा कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। क्या बताया, देखिए कह रहे हैं किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक, ये फैराडे महोदय ने बताया क्या, प्रथम नियम अपना। फिर फैराडे का द्वितीय नियम आया, उसमें इन्होंने क्या बताया कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों के प्रवाहित इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ठीक, इसको एक फिर से देख सकते हैं क्या कि फैराडे का द्वितीय नियम जो था उसमें बताया गया, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों के प्रवाहित इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है, वो कहलाता है क्या, हमारा फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया आपके साथ में। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।